जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 और तैयारी 4.0 जो आपका होने वाला है उसके लिए जो है बिहार का सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हूँ और इसमें जो है सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये हमारी तीसरी क्लास है। आप देख सकते हैं इसके पहले 2 क्लास हमने कंप्लीट करवा दी है और ये जो है लगातार आपके 20 प्रैक्टिस सेट अर्थात 20 क्लास आने वाली है जो आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को जो है एग्जाम डेट में थोड़ा सा स्टे लग गया है। बीपीएससी तैयारी 3 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कल हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, तो उसके लिए भी आपको 1 मंथ का समय दिया गया है और उसमें जो है ये कहा गया है कि जो मतलब गेस्ट टीचर हैं, जो पुराने टीचर हैं, उनको हर साल के अकॉर्डिंग उनको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब देखते हैं आगे क्या होता है और इसका भी जो लास्ट कंक्लूजन है अभी फिर से आने वाला है जो उसमें मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट इसका क्या मतलब होगा। और उम्मीद है कि आप सभी को कल ये न्यूज मिल चुकी होगी कि आपके जो बीपीएससी तैयारी 3 है उसमें 1 मंथ का रिस्ट्रिक्शन मतलब स्टे लगा दिया गया है। तो आप सभी को परेशानी हो ना, आपका एग्जाम तो होना ही है, भले थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा। अभी जैसे कि 20 को होना था 20 जून तक, ये लगभग कि जो 1 से 7 जुलाई मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 10 से 15 दिन आपको और मिल गए हैं आपके स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए। तो हम ये जो है 20 जून तक कोशिश करेंगे कि 20 जून तक ये आपका कंप्लीट हो जाए और इसके बाद जो है हम और फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। जैसे कि कोशिश करेंगे कि किरण या और अदर प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें और जो आपकी अदर क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें जीएस के मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके जीएस के 40 अंकों की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? गनोम संग्रह, इसी को सूक्ति संग्रह बोलते हैं, मूसा संहिता, तोरह, त्रिपिटक या जैन अवेस्ता। यहूदियों के जो धार्मिक अध्याय है इसको हम लोग कहते हैं तोरह अर्थात मूसा संहिता। याद रखेंगे तोरह या मूसा संहिता इसी को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? गैलरी ऑफ रास्कल्स, अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, टोनी मॉरिसन। याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। इनकी कई सारी पुस्तक है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स है, दूसरी है द रूम ऑन द रश और फिर द ब्लू अम्ब्रेला, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट। ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अरुंधति राय की बात करेंगे तो अरुंधति राय की एक बहुत फेमस है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है अरुंधति राय की। और इनकी बात करेंगे टॉनी मॉरिसन की, तो टॉनी मॉरिसन की जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है द ब्लू एस्ट आई और वी लव। 2 इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुकुंद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन है? एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, सुरेश नाबंत या मालिनी पार्थ सारथी। जो मुकुंद पद्मनाभन है इनके बाद द हिंदू समाचार पत्र जो था इसके संपादक सुरेश नामंत को बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बिहार दिवस का क्या महत्व है और जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? अर्थात बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। गलत। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांतों से बाहर किया गया था। गलत। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। एकदम सही। और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, ये गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1912 में जो बिहार का बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था इसी की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? जो गांधार कला है इसके बारे में बताना है। ये जो है किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? हीनयान शाखा, महायान शाखा, वैष्णव शाखा या शैव शाखा। याद रखेंगे जो गांधार कला है ये महायान शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हुएन सांग चीन के थे, एकदम सही। इब्न बतूता मोरक्को, मेगास्थनीज ग्रीस, फाहियान मलेशिया। तो यहाँ पे
ये मेगास्थनीज जो है आपके ग्रीस से थे, ये कथन भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को से है, ये कथन भी सही है। फाहियान आपके मलेशिया से नहीं थे, याद रखेंगे। फाहियान भी एक क्या थे, ये एक चीनी यात्री थे, अर्थात चीन से थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो याद रखेंगे तो दिल्ली का कुतुब मीनार है, ये 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में कुतुब मीनार की नींव रखी थे। और वो बाद में जो है इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया, और बाद में जो है इसमें कुतुब मीनार में बिजली गिर गई थी, तो इसके बाद जो है इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया कुतुब मीनार का। याद रखेंगे इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया, और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। याद रखेंगे ये बात 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सिख ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? जफरनामा को फारसी में लिखने वाले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जफरनामा, जो इसका अर्थ होता है विजय पत्र, जफरनामा मतलब विजय पत्र, गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था, ये आप याद रखेंगे। और जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी थी। निसंदेह गुरु गोविंद सिंह का यह पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति तथा शौर्य का अद्भुत मिश्रण है। ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या बिहार इज द बेस्ट? याद रखेंगे जो बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र जो सिख है, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, दलीप सिंह या महाराजा रणजीत सिंह? याद रखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। अगर सरकार ए खालसा कहीं पे लिखा आता है, याद रखेंगे स्वतंत्र सिख राज्य की बात हो रही है, और इसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। संग्रहालय और उनके स्थानों को मिलाइए। आशुतोष संग्रहालय की बात करेंगे तो ये कोलकाता में स्थित है। मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये आपको मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है ये मुंबई में स्थित है। एलिको संग्रहालय आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राजा केलकर संग्रहालय की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राजा केलकर संग्रहालय। यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और फिर बी का 1, A3B1 सर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से ना इसे बनाया गया है, और ये जैसे होता नहीं क्वेश्चन को पहले सरल बनाना, मॉडरेट और फिर हार्ड। यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन बनाया गया है। किस युद्ध में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध रहा? ये वांडीवाश का युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध? याद रखेंगे वांडीवाश के युद्ध जो है फ्रांसीसियों के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। इसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी और ब्रिटिशों की जीत हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कब होता है? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बीच में जो है युद्ध हुआ था, और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के साथ बंगाल में एवं भारत में फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है इसका अंत हो गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इस भारतीय साम्राज्य ने राज आहरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया, ये बताना है। हड़प नीति का पालन किसने नहीं किया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब?
हड़प नीति को जो है पालन किसने नहीं किया था? पंजाब ने। याद रखेंगे, पंजाब को हड़प नीति से नहीं बल्कि द्वितीय सिख युद्ध, जो सेकेंड सिख वार है, इसके द्वारा जो है 1840 में 1840 में जीता गया था। याद रखेंगे, 1840 में द्वितीय सिख वार के साथ जो है इसको जीता गया था। पंजाब को हड़प नीति के तहत नहीं जीता गया था। सतारा, नागपुर और झांसी, इन दोनों को जो हड़प नीति थी इसके तहत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो राज्य हड़प की नीति है, इसके द्वारा इनको जो है इनका आहरण कर लिया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो डचों की जो पहली फर्स्ट फैक्ट्री थी ये पुलिकट में स्थापित होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। 1602 ईस्वी में डच भारत आते हैं और 21 वर्षों के लिए मसाले के व्यापार के एक अधिकार के साथ यह जो है इसकी स्थापना की गई थी और पहली बस्ती आपको बता दिया पुलिकट में इन्होंने स्थापित की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी, यहाँ पे तीनों आपको बताएंगे। रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैकार्टनी, एल्फिंस्टन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। याद रखेंगे, जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, इसको लागू करने वाले थे थॉमस मुनरो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इसी को बोलते हैं रीड और मुनरो। कहीं कहीं पे लिखा होगा रीड और मुनरो, तो यहाँ पे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों मिलकर के रैयतवाड़ी, इन दोनों को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कहा जाता है। और ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। और स्थायी बंदोबस्त, यहीं पे ये देखिए मद्रास वाला जो क्षेत्र है, मद्रास वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू होती है। बंगाल वाले क्षेत्र में जो है वहां पे स्थायी बंदोबस्त बंगाल वाले क्षेत्र में लगती है। स्थायी बंदोबस्त है ये बंगाल वाले क्षेत्र में, और जो साउथ वाला क्षेत्र है वहां पे महालवाड़ी व्यवस्था लगती है। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आशरफ अली, इनमें से कोई नहीं। सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था इसका जो नेतृत्व करता था, प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता कब है? ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल भी रहा। और कांग्रेस की तरफ से जो है किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो आपको पता ही है, कांग्रेस की तरफ से जो मतलब भारत की तरफ से सरोजनी नायडू ने इसका प्रतिनिधित्व किया और कांग्रेस की तरफ से ये सभी जो है शामिल थे इसमें। और इसमें जो है सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया था जिससे यह असफल हो गया। और इसमें जो है दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी जिसे गांधी जी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए ये असफल भी हो गया। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना, ये किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। याद रखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था कि जो है हर आंख से हर आंसू पोंछ देना, यह वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। इसमें पूछा है कौन सा सही मिलान है, करेक्ट कथन पूछा है। स्वराज पार्टी में महात्मा गांधी नहीं थे, हम बता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करेंगे तो इसमें शामिल ये सुभाष चंद्र बोस जी शामिल थे। ठीक है, फिर है अपना असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, इसमें जो है असहयोग आंदोलन में गांधी जी थे। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं थे, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और स्वराज पार्टी में आप सभी को पता है, स्वराज पार्टी में CR दास अर्थात चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी। उदारवादी और उग्रवादी ये जो है कब इसका मतलब विभाजन कब हुआ था? ये 1907, 1908, 1909 या 1910 याद रखेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ 1907। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है नरम दल और गरम दल में आपस में फूट पड़ गई थी और वहां से जो है इसका विभाजन हो गया था। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करने वाले थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके जो है अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनते डैश किसने लिखा था? वैष्णव गांधी जी का जो प्रिय गीत है वैष्णव जनते, इसके आगे क्या है ये आपको बताना है। नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल। याद रखें वैष्णव जनते ये किसने लिखा था? ये गांधी जी का फेवरेट गीत था और ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैष्णव जनते नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था और नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के स्तंभ कहे जाते हैं। गुजराती साहित्य के लिए अगर फेमस है तो वो है नरसिंह मेहता। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? सबसे अधिक दूर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। बुध सबसे पास है। बुध तो सबसे पास है। सौरमंडल के 8 उपग्रह हैं, लेकिन इसमें खगोलीय पिंड में सबसे जो दूर है वो है अरुण। अरुण वरुण, अरुण के बाद वरुण आता है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो नेपच्यून सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण और नेपच्यून को ही वरुण कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? गोबी का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, मंगोलिया, मेडागास्कर। याद रखेंगे गोबी के मरुस्थल का जो एक भाग है ये मंगोलिया में आता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे वो है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 30% अकेले एशिया है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण कहाँ पर वर्षा होती है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल या गुजरात। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है ये पंजाब वाले प्रांत में होती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण है यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है इनमें पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन जो जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका रीजन क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका एक ही रीजन है कि जो है यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। एकदम सही। यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है। गलत। यह समुद्र तट से दूर स्थित है। नहीं। वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति, ये भी। इसका एक ही कारण है, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्योंकि किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुख ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत कम अल्प होती है और पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुख ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करके पवन के विमुख ढाल से नीचे उतरती हैं तो ये गर्म और शुष्क हो जाते हैं, जिससे कि वर्षा कम हो जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नाथपा झाकड़ी, जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट, ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। याद रखेंगे। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 1500 मेगावाट है। ये भी आप याद रख सकते हैं। जल विद्युत परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, यमुना। तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचे बांध में जब पूछेगा तो आपको टिहरी बांध लगाना है।
ये सबसे ऊंचा बांध है। इसका कार्य जो है 1978 में शुरू हुआ था। इसमें बहुत टाइम लगा बनाने में इसको। 1978 में ये शुरू होता है और 2006 में जाकर के इसका निर्माण कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा विश्व भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी में नदी पर बना हुआ है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है? पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है? लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, एडन नहर, सरहिंद नहर। याद रखेंगे जो आपकी एडन नहर है, एडन नहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारत की प्रायद्वीपीय नदी दामोदर से निकाली गई है, जो पश्चिम बंगाल की सिंचित नहर है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर है और ये दामोदर नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? जो टिहरी बांध है इसको पानी किस नदी से मिलता है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक, घाघरा। अभी आपको बताया था टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी से ही पानी मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और इसके टिहरी बांध जो है ये भी आपको बता दे, तो ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध में जो है जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है यहाँ पे 2400 मेगावाट है। 2400 मेगावाट यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, ये 2400 मेगावाट है। ये भी आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछता है तो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कृष्णा नदी, रिहंद नदी, सतलज नदी, महानदी। सबसे जो विशाल सबसे बड़ी चिनाई बांध है इसका निर्माण किस नदी पर होता है? इसका जो निर्माण है ये महानदी उड़ीसा में होता है। इस डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिनाई बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है और चिनाई गांव के पास स्थित होने के कारण इसका नाम चिनाई बांध रख दिया गया है। और ये हीराकुंड बांध, इसी को हीराकुंड बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। याद रखिए मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर स्थित एक गुरुत्व बांध है और इस बांध का जो विवाद है केरल और तमिलनाडु के मध्य से। ठीक है, तमिलनाडु और केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर। तो आपको पता है नाथुला कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा। जो नाथुला है ये आपका स्थित है सिक्किम में। नाथुला सिक्किम में भारतीय सीमा पर स्थित है, जहां पर 44 वर्षों का जो आपका विवाद था इसमें भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। केरल की मौन घाटी में क्या स्थित है ये बताना है। भारत में एकमात्र सदाबहार वन, महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो जो केरल की मौन घाटी है, केरल की मौन घाटी में जो है पादपों तथा प्राणियों के दुर्लभ यहाँ पे जातियां हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? जो नर्मदा नदी है ये किस स्थान पर उत्पन्न होती है? अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी, बारालाचा, दर्रा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी, सीलेरू, कृष्णा, तुंगभद्रा। अलमाती बांध की बात करेंगे ये आपको किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? अलमाती बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर। 36 नंबर प्रश्न है एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रभावित हो या उपयुक्त सभी। तो एक बाजार जो अर्थव्यवस्था होती है ये वह होती है, एक बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, मतलब फ्री हो, जिसमें जो है सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। कोई भी जैसे व्यक्ति है वो अपनी जो भी वस्तुएं बेचना चाहता है वो अपने खुद के
पैसे मतलब अपना जो मूल्य है खुद तय कर सके, ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए बाजार में। वो अपनी कीमतों के अकॉर्डिंग, जैसे उसने लागत के अकॉर्डिंग अपनी कीमतों को तय कर सके, ऐसी बाजार व्यवस्था होनी चाहिए और ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विक्रमशील देशों में, सॉरी विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं, जो विकासशील देश हैं इनमें ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं, इनको क्या कहते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो विकासशीलों में हमेशा आप देखेंगे, विकासशीलों में प्राथमिक क्षेत्र, ऐसे लोग जो है लघु स्तर गहन श्रम से जो संबंधित है उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो कृषि है, कृषि और पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है, मतलब विकासात्मक खर्च है? सिंचाई व्यय, नागरिक प्रशासन, कर्ज, सेवाएं, अनुदान। यहाँ पे देखेंगे कि जो विकासात्मक व्यय वह व्यय होता है जिसके द्वारा देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। और सिंचाई व्यय इसका एक उदाहरण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, गैर आंकलित धन, अन अकाउंट मनी, जो है गैर आंकलित जो धन होता है ये इसी को अन अकाउंट मनी कहते हैं। इसको उपयोगी उद्देश्यों हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया है? विशेष वाहक बांड, स्पेशल बैरियर बॉन्ड्स, रिसर्जेंट्स इंडिया बॉन्ड, भविष्य निधि या बाजार ऋण। इसको जो है विशेष वाहक बांड धारकों को कुछ स्वाधीनता प्रदान करने हेतु विशेष बॉन्ड धारक जो है अधिनियम 1981 पारित किया गया था। विशेष वाहक बॉन्ड जो अधिनियम है 1981 पारित हुआ था और ये इसका राइट आंसर है विशेष वाहक बॉन्ड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। सस्ती मुद्रा, चीप मनी से आशय है, मतलब सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं? कम ब्याज दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या काले धन की अधिकता। जो आप सस्ती मुद्रा, मतलब जो मुद्रा मनी, जो चीप मनी, जो मतलब मुद्रा बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है उसे हम कम ब्याज दर कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सस्ती मुद्रा से तात्पर्य होता है मुद्रा की आसानी से उपलब्धता, मतलब मुद्रा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा आपूर्ति वृद्धि की जा सकती है। बैंक अगर ब्याज कम कर देंगे, जैसे अभी मान लीजिए कि ब्याज बैंक दे रही है, अगर बैंक से आप पैसा लेते हैं तो 10 से 12% ब्याज लेती है। अगर वही ब्याज वो 2 से 3% कर दे या 5% भी कर दे तो जो लोन लेने वालों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और जब लोन ले लेंगे पैसा आ जाएगा पब्लिक के पास, तो वो मुद्रा मतलब काफी मात्रा में लोगों के पास मुद्रा आ जाएगी। तो इसी को सस्ती मुद्रा कहते हैं, कम ब्याज दर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, शेयर बाजार और वायदा बाजार, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण या जंगल। इसमें बताना है कौन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इसे जो है शेयर बाजार और जो वायदा बाजार है ये इसमें शामिल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। और मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 47 विषय थे समवर्ती सूची में। जब समवर्ती सूची आई थी, मूल संविधान आया था, तो उसमें समवर्ती सूची में उस टाइम पे 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये जो शेयर बाजार और वायदा बाजार है ये संघ सूची का विषय है, ये भी आप याद रखेंगे, संघ सूची का विषय है, ठीक है। मजदूर संघ, जंगल, जंगली जानवरों, पक्षियों का संरक्षण ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा और जो है इसमें जो है कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और शिक्षा, दंड विधि समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा और दंड विधि ये दोनों समवर्ती सूची, अर्थात इन पर जो है राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। रक्षा की बात करेंगे तो ये जो है केंद्र सूची का विषय है। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ, विदेशी कर्ज। अभी आपको बताया था कि कौन जो है इसमें शामिल नहीं होगा, वो है आपका मजदूर संघ। मजदूर संघ से हमेशा जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि बैंक हो गया आपका, विदेशी कर्ज हो गया, जनगणना हो गया, ये सेंट्रल का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 44। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, नगर पालिकाओं के प्राधिकार और शक्तियां, राज्य के राज्यपाल की शक्तियां। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ये जो है किससे संबंधित है? जो ये जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, ये संबंधित है आपकी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अधार्मिक, धर्म के विरुद्ध, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है। याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यही इसका मेन उदाहरण यही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तेहरान, जयपुर, बीकानेर, दुबई। ऊंट अस्पताल ये आपका स्थित है दुबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के दुबई शहर में स्थित है और यह अस्पताल ऊंटों के लिए औषधि के अनुसंधान व विकास का कार्य करता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? व्यापार संघ, कृषि, पथकर, बाजार और मेले। अभी आपको बताया भी था, कृषि आपका जो है राज्य सूची का विषय है, ये तो होगा नहीं। पथकर मतलब रोड टैक्स, रोड टैक्स अब कौन लगाता है? तो रोड टैक्स की बात करेंगे तो रोड टैक्स आपका जो है केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का भी विषय है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का विषय, राज्य सरकार लगाती है रोड टैक्स। फिर व्यापार संघ, इसमें बात करेंगे, ये जो है व्यापार संघ समवर्ती सूची का विषय है। ये जो है समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है व्यापार संघ। और कृषि, पथकर तथा मड़िया ये मेले राज्य सूची के विषय हैं। कृषि राज्य सूची, पथकर राज्य सूची, बाजार और मेले ये भी राज्य सूची, ये सभी जो है राज्य में संचालित करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यापार संघ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत डैश सूची का विषय है। विकलांग और बेरोजगार, विकलांग और जो बेरोजगार हैं इनको राहत का विषय राज्य सूची का विषय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन, अक्षमता और दिवाला सूची का विषय। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी सूचियों को कवर किया गया है। काफी क्वेश्चन दिए हैं संविधान में सूचियों के। कभी कभी होता है ना, आप गलत कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको आता रहता है फिर भी गलत हो जाता है कंफ्यूजन की वजह से। इसलिए इस क्लास के बाद आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं यहाँ से गलत होगा। शोधन, अक्षमता और दिवाला ये सूची का विषय है। संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। याद रखेंगे, शोधन क्षमता और दिवाला जो है ये भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में वर्णित सूचियों के विषय में, समवर्ती सूची के विषय में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सरकार में देखिए डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। सत्तावादी, निरंकुश, राजकीय, लोकतांत्रिक। याद रखेंगे, जो लोकतांत्रिक सरकार में, हमेशा लोकतांत्रिक सरकार में ही ऐसा होता है। लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी 20 मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद, 3.7 घंटे बाद विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यदि चांद पर होने वाला जो विस्फोट है ये बताना है कि जब अगर वहां पे कोई बम विस्फोटित होता है तो वहां पर पृथ्वी की ध्वनि कब सुनाई देगी हमें, पृथ्वी पर उसकी आवाज। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन में मिल जाएगी। विद्यालय एजुकेशन का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। विद्यालय एजुकेशन आप सर्च करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
और अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। और क्लास में नए हैं तो प्लीज सभी लोग जो है क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।